वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर। उत्तरकाशी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग चमोली जनपद कंप्लीट कर चुके हैं और मैंने जैसे वादा किया था जल्दी हम उत्तरकाशी को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय लग गया क्योंकि थोड़ा सा पीडीएफ और कुछ अन्य एक्टिविटीज़ में थोड़ा समय लग गया। और साथ ही साथ हमको आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग उत्तराखंड का नदी तंत्र भी पढ़ रहे हैं। नदी तंत्र भी हम जिला के अकॉर्डिंग ही लेके चल रहे हैं। जैसे हमने चमोली कवर किया था तो उसी के अंदर ही हम अलकनंदा नदी तंत्र को भी पढ़ लिया था, फिर भागीरथी को भी हमने पढ़ लिया था, फिर अलकनंदा और भागीरथी के संगम घाट गंगा नदी को भी पढ़ लिया था, साथ साथ कई सारे और नदियों को भी पढ़ा था। दोनों चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। अब जैसे हम उत्तरकाशी प्रारंभ करने जा रहे हैं तो जल्दी हम इसी के साथ साथ यमुना नदी तंत्र को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो आज लाभप्रद होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं उत्तरकाशी जनपद से। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तरकाशी हम जिला को एक नज़र में देख लेते हैं क्या है उत्तरकाशी। आप सबसे पहले हमारा जो उत्तर जिला है, उत्तरी जिला कह सकते हो उत्तराखंड का, अगर ये हमारे पूरे उत्तराखंड का मैप है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड में पूरा मार्क कर रखा है उत्तरकाशी जिला को। ठीक है, तो ये बहुत ही उच्च स्थान पर स्थित है। उच्च स्थान का मतलब क्या है कि हिमालय के जो ऊपरी भाग है वहाँ पर आप इसको मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि यहाँ पर मोस्टली जो एरिया है बर्फ़ से घिरा रहता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जनसंख्या या बहुत ज़्यादा आप कैसे यहाँ पे विकास की संभावना बहुत कम है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी, सबसे बड़ा जिला तो नहीं है, सबसे बड़ा जिला तो चमोली है, बट इतना बड़ा सेकंड हाईएस्ट मतलब सेकंड लार्जेस्ट जिला है, उसके बाद भी यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 3,30,000 ही है और 8 ही तहसील है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नगर पालिका और तहसील यहाँ पे मार्क किए गए हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा, अगले चित्र में आपको समझ आ जाएगा। बस मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ मार्क करना चाहता हूँ जो बाद में हमारे लिए काम आएंगी। ये अभी थोड़ा सा ब्लर है बट नेक्स्ट वाले पिक्चर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ बरकोट दिखा मैं मार्क करना चाह रहा हूँ और पुरोला। ठीक है, ये दो मैंने आपको मार्क कर दी तहसील है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ी सी आगे वाले वीडियो में समझ आ जाएगी। तो एक नज़र में हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं कि ये मोस्टली हमारे पूछा जाता है कि उत्तरकाशी कितने जिलों से और कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है। पहली चीज़ तो ये देखते हैं। तो मैं आपको मार्क करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखा नहीं है, अब आपको अलग से बताना चाह रहा हूँ। ये जो जिला मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ये हो गया चमोली, तो इससे सीमा बना दिया। सेकंड रुद्रप्रयाग, ये मैंने मार्क कर दिया। तीसरा टिहरी और उसके बाद देहरादून। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे हमें क्लियर पता लग रही है, यहाँ पे हमें क्लियर पता लग रही है कि इसके बिल्कुल उत्तर में कौन है। यहाँ पर कौन है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाता है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर उत्तर पूर्व की ओर देखें तो यहाँ पर चाइना से इसका बॉर्डर टच करता है। ठीक हो जाएगा। और बिल्कुल सुदूर दक्षिण में अगर बात करें तो ये टिहरी से टच करता है या टिहरी स्थित है। ठीक है, टिहरी जिला। और साथ ही साथ अगर पश्चिम की बात करें तो देहरादून हो जाता है। तो ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं पश्चिम की बात करूँ, अब उल्टा चलते हैं, तो पश्चिम की बात करें तो देहरादून। ठीक है, और सुदूर उत्तर में बात करें तो हिमाचल प्रदेश, तो एक स्टेट से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, और किसी देश से भी सीमा बना रहा तो वो चाइना सीमा बनाता है, अगर उत्तर पूर्व हम देखें। ठीक है, और साथ ही साथ बिल्कुल दक्षिण की अगर बात करें तो टिहरी से सीमा बनाता है। अगर जिलों के टच करने की बात करें तो रुद्रप्रयाग भी टच कर रहा है, चमोली भी टच कर रहा है। तो इस प्रकार हम इसको उत्तरकाशी को देख सकते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं और ये जो जिला एक नज़र वाला क्षेत्र है, ये हम इसको राजनीतिक परिदृश्य में इसको और समझेंगे जब से लास्ट पार्ट लेकर हम चलते हैं जनरली। ठीक हो गया, अब आगे देखते हैं। अब उत्तरकाशी का थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, कैसा इतिहास रहा था। देखिए, जो उत्तरकाशी है वरुणा पर्वत की गोद में वरुणावत पर्वत की गोद में बसा हुआ है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है छोटे एग्जाम्स में, कि उत्तरकाशी कौन से पर्वत की गोद में बसा हुआ है। ठीक है, ये कौन से पर्वत से घिरा हुआ है, तो वरुणा पर्वत। ठीक है, अच्छा, अब प्राचीन नाम, दो नाम आते हैं इनके, एक आता है बाड़ाहट और सौम्यकाशी। बाड़ाहट क्यों कहा जाता है, इसका कारण ये है कि अस्सी गंगा, ठीक है, अस्सी गंगा और वरुणा नदी, ठीक है, ये दो नदियाँ हैं। नदी तंत्र अभी आने वाला है, शाम तक आपको यमुना नदी तंत्र जैसे आएगा तो आपको ये चीज़ भी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अस्सी गंगा और वरुणा नदी के बीच में होने के कारण उत्तरकाशी को सौम्य काशी कहा जाता है। ठीक है, और वैसे तो काशी कहाँ है, हमारा बनारस वाला काशी माना जाता है, लेकिन सौम्य काशी जिसके नाम दिया जाता है ये उत्तरकाशी को कहा जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात, बाड़ाहाट क्यों कहा जाता है, वो यहाँ 12 गांव हुआ करते थे। ठीक है, हाट मतलब आप जानते होंगे, हाट छोटे बाजारों को कहा जाता है जहाँ पे फल सब्जी आदि घरेलू वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं सेल करते हैं लोकल लोग आके। ठीक है, तो उनको हाट बोला जाता है। तो यहाँ पे 12 गांव होते हैं और 12 गांवों में वो हाट लगा करती थी। ठीक है, मंडियाँ या जो भी कह सकते हैं, तो उसके वजह से 12 हाट नाम पड़ गया है इसका, बाड़ा हाट। ये 12 मैंने लिख बैठा हूँ तो ये बाड़ा हाट हो जाएगा। ठीक है,
बाड़ाहाट, ठीक। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। और अगर स्थापना की बात करें तो ये टिहरी से अलग हुआ था, पहले ये टिहरी राज्य के अंतर्गत आता था। जैसे आपने सुना होगा जो टिहरी का रवाई कांड हुआ था, ठीक है, तो रवाई कांड हुआ था, लेकिन वो उस समय तत्कालीन जो घटना थी, ठीक है, उस समय वो कहाँ पे था, टिहरी के अंतर्गत हुआ करता था। लेकिन अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वो रवाई क्षेत्र कहाँ पे आ गया, उत्तरकाशी में, ठीक है। तो कभी हम लोग कन्फ्यूजन हम लोग को हो जाता है कि यार टिहरी में रवाई क्षेत्र था, अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है उत्तरकाशी में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अब बंटवारा हो गया है। बंटवारा इन द सेंस मतलब जिला अलग हो गया है टिहरी से, तो 1960 में अलग हुआ था, 24 फरवरी 1960 को, ठीक है। तो हिस्ट्री में बस इतना था बताने के लिए, तो वो मैं आपको बता दिया है मैंने। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हम कवर कर रहे हैं, जैसे सारे हमने जिलों में कवर किए थे, चमोली में भी कवर किया था, उसी प्रकार 3 महत्वपूर्ण राजमार्ग यहाँ से गुजरते हैं, वो हमें पढ़ना जरूरी है। एक बार हम जिलावार राजमार्ग पढ़ लेंगे, एक बार समग्र रूप से भी पढ़ लेंगे, उत्तराखंड में या पूरे हमारे उत्तराखंड में कौन कौन से राजमार्ग कितना कितना जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 राष्ट्रीय राजमार्ग महत्वपूर्ण है। एक NH34, एक NH134, एक NH507। आपको अभी याद हो जाएंगे, कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो 4 धामों में आपको पता है, एक है गंगोत्री। मैं गंगोत्री मान के चलिए यहाँ मार्क करना चाह रहा हूँ, ठीक है। गंगोत्री यहाँ हो गया और यमुनोत्री यहाँ पे हो गया, ठीक है। गंगोत्री और यमुनोत्री ये 2 स्थान हो गए, ठीक है। यमुनोत्री को मैं वाई से लिख रहा हूँ और गंगोत्री को मैं जी से लिख रहा हूँ, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो आपका NH34 है, जो NH34 है, वो क्या है कि यहाँ पर एक धरासू जगह है। अब मान चलो यहाँ धरासू है, एक धरासू नाम की जगह है, ठीक है। इस धरासू से एक रास्ता जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री की तरफ, इसे बोला जाता है NH34। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, पुराने चेंज हो चुके हैं। तो अगर परीक्षावाणी अगर आपका पुरानी है या किसी और अन्य बुक से पढ़ रहे हैं, तो अगर पुराना डाटा है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो NH34 क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें जाना है हमें उत्तरकाशी में हमारे पास 2 धाम है, ठीक है, गंगोत्री है और यमुनोत्री। हमें दोनों धामों में जाना है। हम गंगोत्री तो NH34 के माध्यम से चले गए। अब उसके बाद गंगोत्री से हम वापस आ गए, ठीक है। वापस आना पड़ेगा भाई, यहाँ से डायरेक्ट तो रास्ता है नहीं, पहाड़ काट के तो जा नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग क्या यहाँ वापस आएंगे, धरासू फिर वापस आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद धरासू से हम पहुंचे बड़कोट। मैंने अभी आपको बताया ना बड़कोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता। हम पहुंच गए बड़कोट, ठीक है। बड़कोट से जो रास्ता ये आता है, ये से बोला जाता है NH134। 101 लगा देना, 34 के आगे 134, ठीक है। ये 3 है, ठीक है, 134। और ये राष्ट्रीय राजमार्ग यहाँ बड़कोट से होते हुए सीधा चला जाता है कहाँ पर, आपका यमुनोत्री तक, ठीक है। तो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्लियर हो गए। ये हमें मिल गया NH134। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ओके। अच्छा, अब रह गया NH507। अब आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो बड़कोट तक है, बड़कोट तक कैसे पहुंचा जाए। धरासू से तो चलो आप सीधा बड़कोट पहुंच गए, लेकिन बड़कोट तक कैसे पहुंचा जाए। तो बड़कोट तक पहुंचने के लिए देहरादून से एक राष्ट्रीय राजमार्ग आता है, वो है 507, NH507, ताकि आप बड़कोट तक पहुंचे। बड़कोट के बाद NH134 जो धरासू से भी होकर आ रहा है, वो यमुनोत्री आपको पहुंचा दे। तो ये 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो हमारे उत्तरकाशी में जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इस चित्र के माध्यम से, बड़े चित्र के माध्यम, उत्तराखंड वाले चित्र के माध्यम से देखूं, तो मैं अगर यहाँ पर पेन टैब चेंज कर लेता हूँ, रेड है वो, तो अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ धरासू, तो ये चला गया आपका गंगोत्री, ठीक। और यहाँ मान लेता हूँ बड़कोट, तो वो बड़कोट चला गया यमुनोत्री, ठीक है। ये हो जाता है 34 और ये हो जाता है 134। और ये जो आपस में धरासू बड़कोट को जोड़ता है, ये भी 134 हो जाएगा। लेकिन जो देहरादून से आ रहा है बड़कोट पहुंचने के लिए, वो है 507, NH507। तो ये हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग कवर हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा, बहुत कुछ इसमें था नहीं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ पर्यटक स्थल। बहुत ये पर्यटक स्थल जो बताने का जो मेरा मकसद है, वो सिर्फ आपको, जैसे हम पिछली क्लासेस में चल रहे थे कि हम लोग चित्र के माध्यम से वहाँ की सुंदरता दिखाना चाह रहे हैं और कितना खूबसूरत है हमारा उत्तराखंड। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ना कुछ आप समझ लो कि प्राकृतिक आपदा भी हैं, कष्ट भी हैं और कुछ सामाजिक विषमता भी हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हाल फिलहाल की घटनाओं से आप ना उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी कुछ ही समय पहले मणिपुर में कोई घटना हुई है जो हमें अंदर से झकझोर देती हैं ऐसी, ठीक है। तो मैं उसको भी रिलेट करूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है, बट आपके व्यक्तित्व विकास के लिए भी इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक होता है कि आप समाज के प्रति
और देश के प्रति अपना नज़रिया किस प्रकार रखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे हर की दून है, बहुत सुंदर क्षेत्र है। यहाँ आपका पिक्चर देख सकते हैं, एक घाटी बसी हुई है पूरी तरह से, बहुत सुंदर घाटी है। और ये रवाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ मैंने अभी बताया रवाई क्षेत्र का जिक्र कर रहा था आपको मैं। रवाई क्षेत्र के अंतर्गत आता है जहाँ पर तिलाड़ी या रवाई कांड हुआ था। ठीक है, नरेंद्र शाह के समय, आप जानते होंगे, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो ये आपका है, ये कहाँ पर है, ये सूपी नदी के गोद में बसा हुआ। नदी हम पढ़ेंगे, जैसे अभी मैं आपके सामने आएगा ना नदी तंत्र आएगा, तो हम टोंस नदी पढ़ेंगे कि कैसे सूपी और रूपी नदी से मिलकर बनता है। तो इस प्रकार से ये सूपी नदी के गोद में बसा हुआ है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पुरोला है, पुरोला, पुरोला का मैंने चित्र ऐड किया हुआ। पुरोला को हर की दून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो पुरोला आपको ये नगर सा दिख रहा होगा, ये इसका प्रवेश द्वार है। मतलब ये पुरोला गए, पुरोला के बाद फिर आप इस हर की दून नामक क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने एक ही पिक्चर ऐड करी है। अब मैं कष्टप्रद जिंदगी यहाँ पे क्यों है वो मैं दिखाना चाहता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से। देखिए, अगर कोई गांव में बीमार पड़ता है, ये हमारे लगभग लगभग पहाड़ी क्षेत्र की हालत ऐसी ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अन्य क्षेत्र में विकास हो गया है, बट मैं मानता हूँ कि गांव तक अगर एक प्रॉपर सड़क या एक एम्बुलेंस नहीं पहुंचती तो मैं उस गांव को विकास का गांव नहीं मानता हूं, चाहे आप कुछ भी कहिए। 659 गांव हैं लगभग यहाँ पर उत्तरकाशी में, तो अभी वो गांव वीरान काफ़ी हो चुके हैं, पलायन काफ़ी हो चुका है। और पलायन करने की वजह आप देख सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये कष्टप्रद चीज़ें होती हैं। ठीक है, इससे भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए कितने कष्ट उठाने पड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, हाल फिलहाल की घटनाओं से हम अगर रिलेट करें तो अभी हाल में जो पुरोला, इसी क्षेत्र में, ये पुरोला में ही है ये बच्चे जो आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, और वहाँ पर कुछ ऐसा घटना हुआ। अब वो एक्चुअल वास्तविकता तो अब जो निकालना पुलिस या हमारे कोर्ट का निर्णय है वो उनका है, बट ऐसा ही कुछ एक सांप्रदायिक घटना हुई जिससे इस मामले को पूरी तरह से झकझोर कर दिया। काफ़ी सारे वहाँ पे दंगे फसाद हुए और कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ठीक नहीं है हमारे समाज के लिए। ठीक है, तो ये पुरोला इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाल फिलहाल में वहाँ पर देखिए, ये डेट भी है। ठीक है, और एक घटना हुई थी और उसकी क्या कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग जिसको दे दिया गया था। तो बस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, आप पढ़ रहे होंगे, बट मैं ज़्यादा उसको ब्रीफ नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं किसी पक्ष में नतीजे में नहीं पहुंचना चाहता। तो ये चीज़ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है पुरोला कि ये हाल फिलहाल की घटनाओं से करेंटेड रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया अर्कीदून। फिर आता है हर्षिल। हर्षिल का नाम सुनते ही ना, हर्षिल का नाम सुनते ही आपके पास सेबों के मतलब पिक्चर आनी चाहिए, पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है, उत्तरकाशी में भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तरकाशी निकलती है। ठीक है, गोमुख से हमने क्लियर पढ़ लिया था। वहाँ से क्या होता है, गंगोत्री राजमार्ग, जो हमने NH34 पढ़ा है। ठीक है, NH34 पे अब जैसे ही जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और यहाँ पर सेब की खेती होती है। बहुत हर्षिल के सेब फेमस है और इसको जो श्रेय दिया जाता है, वहाँ पे एक तत्कालीन ब्रिटिश थे, फ्रेडरिक विल्सन, उनको दिया जाता है और एक विल्सन नाम की सेब की प्रजाति का नाम भी है। ठीक जाएगा, ये कुछ चीज़ें हैं। और यहाँ पिक्चर ऐड करी गई है हर्षिल की, और यहाँ पर आपको NH34 आपको दिख रहा होगा बड़े अच्छे से, और साथ ही साथ आपको सेब के बागान भी दिख रहे होंगे। ठीक है, कुछ पिक्चर ऐड करिए। और ये आपका मार्ग जो है, ये NH34 तो नहीं कह सकता, लेकिन एक मार्ग हर्षिल का एक क्षेत्र आपको सुंदर क्षेत्र दिख जाएगा। ठीक है, तो हर्षिल का एक ही आप चीज़ याद रखेंगे, ये यहाँ पे सेब की खेती के लिए बहुत अधिक फेमस है। ठीक है, और जो आज का ये जो मैं पर्यटक क्षेत्र में महत्वपूर्ण लेके चल रहा हूँ, तपोवन। ठीक है, तो तपोवन कहाँ है, भागीरथी के उद्गम स्थल पर है। भागीरथी हम कवर कर चुके हैं, उद्गम कहाँ होता है, गोमुख से होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है। और अब समझ सकते हैं, अगर भागीरथी का उद्गम ग्लेशियर से हो रहा है, गंगोत्री ग्लेशियर से हो रहा है, तो पूरी तरह से वो बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है, तो यहीं से इसका उद्गम होता है। और इसी के पास में तपोवन बुग्याल भी है। बुग्याल ये है कि यहाँ तो बर्फ जमी हुई है, बस कुछ निचले क्षेत्र में जैसे आपको दिख रहा होगा ये हरा भरा क्षेत्र, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र में ये तपोवन बुग्याल भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का सेशन मैं आज छोटा लेके चल रहा हूँ, प्रारंभ किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये लाभप्रद आपके लिए होना चाहिए। तो प्रयास कैसा लगा बताइएगा कमेंट करके, और हम लोग फिर धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे, हम लोग समय लेके कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम पता है आपको क्वेश्चन भी करेंगे, BSNA की बुक के क्वेश्चन लेके हम कवर कर रहे हैं, और उससे आपको मदद भी मिल रही होगी, जिससे हमें समझ आती है कि हम हमारे स्टडी का लेवल क्या है। ठीक है, तो ये आज हमने प्रयास किया था, और थोड़ा सा गैप तो रहता ही है क्लासेस में, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा। तो शाम को आज हम यमुना नदी तंत्र को भी, जो नदी तंत्र में लेके चल रहे हैं, उसकी वीडियो भी आ जाएगी। यमुना नदी तंत्र को आज हम कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नदी तंत्र नहीं है यमुना नदी तंत्र। ठीक है, तो उसको हम कवर कर लेंगे। फिर हमारा
कवर होने के बाद फिर उसी के साथ हम टोंस नदी को भी देखेंगे, ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ, अन्य नदियों को भी देखेंगे, सहायक तंत्र तो भी कवर करते रहेंगे। तो ये था सेशन। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।